हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लेके आइए, तो मैंने कोशिश की है कि कुछ टफ प्रश्न आप तक पहुंचाए जाएं। ठीक है, यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए जिसमें हमने सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर किया है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किसी भी स्टेट में जहाँ पर भी आपका विज्ञान से रिलेटेड कोई पेपर होता है उसमें पूछे गए जूलॉजी बॉटनी के प्रश्नों को हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो पीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजेक मॉडल व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज। यानी निम्न में से कौन सा कथन तापमान कम होने पर तरल मोजेक मॉडल फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली के व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहला पढ़ते हैं, द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर फ्लूइड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पैक टाइटली। असंतृप्त वसा अम्ल के मजबूती से पैक होने के कारण झिल्ली अधिक तरल हो जाती है। बी, कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट्स द मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड बाय डिसरप्टिंग द टाइट पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यानी कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स की तंग पैकिंग को बाधित करके झिल्ली को अत्यधिक कठोर होने से रोकता है। थर्ड, इंटीग्रल प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप रैपिडली टू मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। झिल्ली की तरलता बनाए रखने के लिए इंटीग्रल प्रोटीन तेजी से फ्लिप फ्लॉप करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट टू अ हाईली फ्लूइड स्टेट। फॉस्फोलिपिड्स लिक्विड क्रिस्टलाइन अवस्था से अत्यधिक तरल अवस्था में चले जाते हैं। तो कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स की तंग पैकिंग को बाधित करके झिल्ली को अत्यधिक कठोर होने से रोकता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एट लो टेम्परेचर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेंड्स टू लूज फ्लूइडिटी एंड सॉलिडिफाई। कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज अ टेम्परेचर बफर। इट प्रिवेंट्स द टाइट पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स thereby maintaining membrane fluidity and preventing it become too rigid। यानी कम तापमान पर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना आपकी, वो तरलता खोने और ठोस होने लगती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तापमान बफर के रूप में कार्य करता है। यह फॉस्फोलिपिड्स की घनी पैकिंग को रोकता है जिससे झिल्ली की जो तरलता है ना वो बनी रहती है फ्लूइडिटी, और उसको कठोर होने से क्या करता है, बचा लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं। आपको हार्ड लगा नहीं लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे की ओर है, अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डज द डिसअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप अकर ड्रिवन बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिन्स। कोशिका विभाजन के किस विशिष्ट चरण के दौरान न्यूक्लियर लैमिन्स के फॉस्फोराइलेशन के कारण जो परमाणु लिफाफे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप है, का विघटन होता है? इसके ऑप्शन है आपके अर्ली प्रोफेज, प्रारंभिक पूर्वावस्था, प्रोमेटाफेज प्रमध्यावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, या एनाफेज पश्चावस्था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोमेटाफेज। ठीक है, इसको देखते हैं फिर अब। The phosphorylation of nuclear lamins by the cyclic B-CDK1 complex triggers the disassembly of the nuclear lamina, leading to the breakdown of the nuclear envelope during prometaphase, allowing spindle fibers to access the chromosomes। यानी जो साइक्लिक बी सी डी के जो 1 है कॉम्प्लेक्स द्वारा न्यूक्लियर लैमिन्स का फॉस्फोराइलेशन न्यूक्लियर लैमिना के विघटन को सक्रिय करता है, जिससे प्रोमेटाफेज के दौरान जो परमाणु लिफाफा है वो टूट जाता है और स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
In the context of taxonomic hierarchy, if two organisms belong to the same order, they must obligatory belong to the same. यानी जो वर्गीकी पदानुक्रम है, ठीक है, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, उसके संदर्भ में यदि दो जीव एक ही गण ऑर्डर से संबंधित है तो वे अनिवार्य रूप से एक ही स्थान से संबंधित होंगे। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हैं तो आपको प्रश्न सुनते ही आंसर आ गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। कोई एक टैक्सोनॉमी हायरार्की चल रही है, उसके दो जीव हैं जो एक ही ऑर्डर से संबंधित है, तो वे अनिवार्य रूप से एक ही स्थान से संबंधित होंगे। ऑप्शन देता हूँ, फैमिली कुल, जीनस वंश, क्लास वर्ग, स्पीसीज प्रजाति। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी आपका क्लास यानी वर्ग, ठीक है। अब इसको आगे की ओर देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लीनियर हायरार्की, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, organism that share a lower taxonomic category like order must share all the higher categories above it, which includes class, phylum and kingdom. यानी कि आप ये समझिए, जो लीनियाई पदानुक्रम था वो किन भागों में टूटा था। सबसे पहले ऊपर हमने जगत रखा यानी किंगडम, उसके बाद हमने संघ रखा फाइलम, फिर हमने वर्ग रखा, उसके बाद गण रखा, फिर कुल रखा, फिर वंश, फिर प्रजाति के अनुसार यदि दो जीव एक ही गण के यानी एक ही ऑर्डर के हैं, अगर दो एनिमल, ठीक है, आपके जैसे निचले स्तर को साझा करते हैं तो उसके ऊपर वाले को भी तो साझा करेंगे ना। यानी ऑर्डर के ऊपर क्या क्या है आपका, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, ये सारे वो उसके क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन फैमिली अलग अलग हो सकती है दोनों के, जीनस अलग अलग हो सकते हैं, और स्पीसीज क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आगे की ओर है अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए हार्ड हो सकता है। इन अ पॉपुलेशन ओबेइंग हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिसेसिव एलील causing a genetic disorder is 0.20. What is the frequency of healthy heterozygous carries in the population, in this population, ठीक है। हार्डी-वीनबर्ग संतुलन का पालन करने वाली एक समष्टि पॉपुलेशन में आनुवंशिक विकार पैदा करने वाले एक अप्रभावी युग्म विकल्पी रिसेसिव एलील की आवृत्ति 0.20 है। इस समष्टि में स्वस्थ विषम युग्मजीव वाहकों की आवृत्ति क्या होगी, यानी हेट्रोजाइगस कैरीज की आवृत्ति क्या होगी। तो ऑप्शन है आपके पास 0.04, 0.32, 0.64 या 0.80। क्या होगी, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 0.32, 0.32, ठीक है। अब इसको समझने से पहले आपको हार्डी-वीनबर्ग आना चाहिए, तो पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे। पहले हम जाते हैं हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स और जैविक विकास इवोल्यूशन का एक क्या है, मूलभूत सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या कहता है, फिर ये सिद्धांत बताता है कि किसी भी बड़ी समष्टि यानी पॉपुलेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की आवृत्तियां यानी जो जीन और एलील फ्रीक्वेंसी है यह हमेशा कांस्टेंट और संतुलित रहती है। संतुलित रहती है कब, बशर्ते वहाँ विकास को प्रभावित करने वाले कारक काम न कर रहे हो, यानी उस जगह का विकास ना हो रहा हो, ठीक है। सरल शब्दों में कहें, यदि किसी आबादी में कोई बाहरी बदलाव या हस्तक्षेप ना हो तो उस आबादी का आनुवंशिक ढांचा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो समय के साथ नहीं बदलता है, और बदलेगा नहीं तो उसी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। अब इसकी 5 शर्तें थी, क्या थी, 5 शर्तें थी, ठीक है। ये सिद्धांत केवल एक आदर्श स्थिति आइडियल कंडीशन में ही लागू होता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए 5 शर्तों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी शर्तें हैं, फिर देखिए, कोई उत्परिवर्तन, नो म्यूटेशन, यानी कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जीनों में अचानक कोई नया बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था,
नो जीन फ्लो, कोई भी जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। आबादी के भीतर या बाहर जीवों का आना जाना नहीं होना चाहिए। यादृच्छिक संभोग, रैंडम मीटिंग, यानी आबादी में जीवों को आपस में प्रजनन करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। कोई विशेष पसंद या चयन नहीं होना चाहिए। बड़ी आबादी, लार्ज पॉपुलेशन, आबादी का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर न पड़े। कोई प्राकृतिक चयन, नो नेचुरल सिलेक्शन, नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी प्राकृतिक चयन नहीं होना चाहिए। सभी जीवों को जीवित रहने और प्रजनन करने की समान क्षमता समान होनी चाहिए। प्रकृति किसी खास जीव को बढ़ावा न दे। ठीक है, इसमें नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, आप 1 2 3 4 और 5 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है सारी चीज़ें एक समय में होना? नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ तो एक किसी भी एक इकोसिस्टम में हो सकती है ना। तो इसमें नोट क्या आएगा फिर आपका? देखिए यहाँ पे एक नोट पहले पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद बीच में देखेंगे। यदि इन सब का योग एक आता है, हमेशा एक आता है, तो इसका मतलब है कि आबादी में कोई भी विकास नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन विकास होगा कि नहीं होगा? कोई चीज़ तो होगी ना इन 5 शर्तों में से। इसलिए वास्तविक दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आबादी इन 5 शर्तों को पूरी तरह माने। प्रकृति में उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह और प्राकृतिक चयन लगातार होते रहते हैं। अब यहाँ पे एक आपका इक्वेशन है, देखिए ये सिद्धांत दिया इन्होंने, कहा P + Q = 1 होता है। क्या कहा? P + Q = 1 होता है। अब P क्या होते हैं? प्रभावी एलील, यानी जो डोमिनेंट एलील है उसकी आवृत्ति। Q क्या होता है? अप्रभावी एलील, ठीक है, रिसेसिव एलील, उसकी आवृत्ति। ये है आपका P²। ठीक है, P² होता है आपका समयुग्मजी प्रभावी, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, एक जैसे AA जीवों की आवृत्ति। वैसे आपका क्या होगा? विषम युग्मजी भी होगा, यानी 2PQ। ठीक है, 2PQ यानी दो अलग अलग हैं, A और स्मॉल a, उसकी आवृत्ति। फिर एक होता है आपका Q², यानी युग्मजी, ठीक है, अप्रभावी, यानी होमोजाइगस रिसेसिव जैसे स्मॉल AA जीवों की आवृत्ति। और इनका योग अगर एक आएगा तो क्या होगा? उसकी आबादी में कोई भी विकास नहीं हो रहा, लेकिन इनका योग A नहीं आता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, वास्तविक दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आबादी इन 5 शर्तों को पूरी तरह माने। प्रकृति में उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह और प्राकृतिक चयन लगातार होते रहते हैं। अब क्यों होता है फिर? इसलिए जब वैज्ञानिक किसी आबादी में हार्डी बीनबर्ग सूत्र लगाते हैं तो परिणाम क्या आता है? एक से अलग आता है। तो उन्हें पता चल जाता है कि आबादी में आनुवंशिक जो बदलाव हो रहा है, यानी जीव का विकास, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये सिद्धांत वैज्ञानिकों के लिए विकास को मापने का एक क्या है? पैमाना है। तो यहाँ से आपको आ गया विकास को मापने का पैमाना, कौन सा? हार्डी बीनबर्ग। ठीक है, हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चंस। अब इसमें हम देखते हैं, दिया गया अप्रभावी अप्रभावी एलील, हमको अप्रभावी एलील की आवृत्ति दी गई है, यानी हमको Q दिया गया है 0.2। इसलिए प्रभावी एलील की आवृत्ति, अब प्रभावी एलील की क्या होगी? P + Q = 1 होता है। हमको क्या दिया है? Q। तो यहाँ से P कैसे निकलेगा? अगर हम इस Q को = के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, P = 1 - Q हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको बस वैल्यू रखनी है। 1 में से हमको Q दिया है, कितना है Q? 0.2, यानी अगर हम 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। क्या आएगा? 0.8। तो हमको क्या मिल गया? P मिल गया। P कितना मिला? 0.8। हमको Q पता है, Q कितना है? 0.2, ये हमारा Q है। अब इसने पूछा क्या था? विषम युग्मजी वाहकों की आवृत्ति क्या होगी, यानी हेट्रोजाइगस कैरीज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हेट्रोजाइगस के लिए हमने क्या पढ़ा था? 2PQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2PQ। अब आपको P भी पता है, Q भी पता है, तो आप इनको इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? हेट्रोजाइगस कैरीज। ठीक है, तो अब करिए फिर, 2 है आपके पास, 2PQ, क्या है? 2PQ। तो आपके पास 2 है, इनटू P कितना आया था? P कितना आया था? 0.8, इंटू Q कितना है? 0.2। इन सबको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.32।
कितना आ जाएगा 0.32। तो यही हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द यूनिक लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स फाउंड इन द oocytes ऑफ एम्फीबियंस आर हाईली एक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज फर्स्ट। उभयचरों के डिम्ब ग्रंथि oocytes में पाए जाने वाले अनूठे लैम्ब्रस गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट के किस चरण के दौरान प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन में अत्यधिक सक्रिय होते हैं। तो आपका कौन सा चरण है वो, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन है या फिर डिप्लोटीन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डिप्लोटीन। क्या है, डिप्लोटीन। ठीक है, लैम्ब्रस गुणसूत्र उभयचरों के oocytes में अर्धसूत्री प्रकथन की लंबी डिप्लोटिन अवस्था के दौरान देखे जाते हैं। इनमें डीएनए के बड़े लूप दिखाई देते हैं जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के लिए आवश्यक आरएनए का सक्रिय रूप से प्रतिलेखन कर रहे होते हैं। प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड डिप्लोटिन स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज फर्स्ट इन एम्फीबियन oocytes। ठीक है, उभयचरों के oocytes में दे डिस्प्लेस लार्ज लूप्स ऑफ डीएनए दैट आर एक्टिवली ट्रांसक्राइबिंग आरएनए रिक्वायर्ड फॉर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है आपका, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अ हाईली यूनिक डेवलपमेंटल फेनोमेनन कैरेक्टरिस्टिकली ऑब्जर्व्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच कॉर्डेट सबफाइलम। प्रतिगामी कायांतरण जो आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, एक अत्यंत विशिष्ट विकासात्मक घटना है जो मुख्य रूप से किस कशेरुकी उपसंघ सब फाइलम के जीवन चक्र में देखी जाती है। किस में देखी जाती है फिर, सिफेलोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में, वर्टिब्रेटा में या साइक्लोस्टोमेटा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोकॉर्डेटा में। ठीक है, इन यूरोकॉर्डेटा एग्जाम्पल आपका है हर्डमेनिया। द फ्री स्विमिंग लार्वा पोजेजेज एडवांस कॉर्डेट फीचर्स लाइक अ नोटोकॉर्ड इन द टेल, अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड एडवांस सेंस ऑर्गन्स। During metamorphosis, it loses these traits and transform into a sedentary simplified adult, a process known as retrogressive मेटामॉर्फोसिस। यूरोकॉर्डेटा जैसे हर्डमेनिया में मुक्त तैरने वाले लार्वा में पूंछ में नोटोकोड और पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र जैसे उन्नत कॉर्डेट लक्षण होते हैं। किसमें, यूरोकॉर्डेटा में। कायांतरण के समय, किस समय, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, यह इन उन्नत लक्षणों को खो देता है और एक गतिहीन, ठीक है, क्या, गतिहीन सरल वयस्क में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो आपको याद रखना है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है, कायांतरण के दौरान ये अपने उन्नत लक्षणों को खो देगा और गतिहीन सरल वयस्क में बदल जाएगा। एग्जाम्पल क्या थे, हर्डमेनिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, In embryonic development, the capacity of a single isolated blastomere or cell to divide and differentiate into all the distinct cell type of entire organism is termed as। भ्रूण विकास में किसी एक पृथक ब्लास्टोमियर या कोशिका की विभाजित होने और पूरे जीव के सभी अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्लूरोपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी या फिर डिटर्मिनेशन, क्या कहते हैं फिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटीपोटेंसी। ठीक है, पूर्ण सख्तता भी इसको कहते हैं। टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल like a zygote or early blastomere to divide and produce all the differentiated cells in an organism, including extra embryonic tissues. Pluripotency cells can form all embryonic cell types,
बट नॉट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। जो पूर्ण सख्तता आपकी टोटिपोटेंसी एक अकेली कोशिका जैसे युग्मनज या प्रारंभिक ब्लास्टोमियर की वह क्षमता है जिससे वह विभाजित होकर पूरे जीव की किसी भी और सभी विभेदित कोशिकाओं का क्या कर देता है, निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो इसको नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हु प्रपोज द सेल थ्योरी विच स्टेट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जिसके अनुसार सभी पौधे और जानवर कोशिका से बने हैं? रॉबर्ट हुक, सिल्डन एंड स्वान या फिर स्लाइडेन और स्वान, वॉटसन एंड क्रिक या लेमार्क। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, द सेल थ्योरी वॉज फॉर्मली फॉर्मुलेटेड बाय मैथियस स्लाइडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एंड थियोडर स्वान, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, इन 1838 और 1839। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्मिक फैमिली। आलू, टमाटर और बैगन निम्नलिखित में से किस आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक कुल से संबंधित है? ऑप्शन है ब्रेशिएकी, फेबेसी, सोलेनेसी या फिर पोएसी। किससे है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी। ठीक है, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम, टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम एंड ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना ऑल बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी, कॉमनली नोन द नाइटशेड फैमिली। आलू, टमाटर और बैगन ये सभी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं जिसे आमतौर पर नाइटशेड परिवार भी कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, रूमिनेंट एनिमल्स जैसे रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जैसे काउज एंड बफेलो हैव स्पेशलाइज्ड स्टोमक, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन अ रूमिनेंट स्टोमक। देखिए पशुधन प्रसार है तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए। जुगाली करने वाले जंतुओं जैसे गाय और भैंस का आमाशय विशिष्ट होता है। जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय स्टोमक में कितने कक्ष होते हैं? कितने होते हैं फिर? 2, 3, 4 या फिर 1? कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, कितने होते हैं? 4। Ruminant animals have a complex stomach divided into 4 compartments: rumen, reticulum, omasum and abomasum, which helps them digest cellulose from grass। ठीक है, तो ये देखिए 4 पार्ट भी आपके नाम दिए गए हैं, इसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा अच्छे नोट्स बनाकर। जुगाली करने वाले पशुओं रूमिनेंट्स का आमाशय 4 भागों में बटा होता है, र्यूमेन में, रेटिकुलम में, ओमासम में और एबोमासम में। ठीक है, ये उन्हें घास के सेल्यूलोज को पचाने में मदद करता है। ठीक है, किसका क्या काम है फिर? इनका जो सेल्यूलोज है उसको पचाने में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, तो यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। और ये जो पीडीएफ है यदि ये आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।